हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज में उसमें हम ऑलरेडी 5 लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी करेंगे। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और हम इसको ऐसा नहीं है कि कोई ये सुपरफिशियल सीरीज है, हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं जितना डिटेल में प्री एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। जो प्रीलिम एग्जाम होगा इनमें से किसी का भी, यूपीएससी हो, एचसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, तो उसके प्रीलिम एग्जाम में आपको जितना पढ़ने की रिक्वायरमेंट है उस प्रीलिम एग्जाम के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि साथ साथ में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। वीडियो देखो, जहाँ पे आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है लिखने की, पोज करो और वहाँ पे नोट डाउन कर लो थिंग्स को, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ वो भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि आपको बाद में जो क्विक रिविजन करोगे आप, तो क्विक रिविजन में वो आपको हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं 6 लेक्चर। अभी तक हमने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा उसका क्विक रिविजन लेंगे। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं वॉन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड हास्टिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट। ये सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए हैं अपने अपने टाइम पे। तो इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई, एक बार उनको क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, वॉन हास्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उनके टाइम पे कलकत्ता में। डबल सिस्टम स्टार्ट हुआ इनके टाइम पे। ड्यूअल सिस्टम को इन्होंने अबोलिश किया। इजरादारी सिस्टम स्टार्ट किया। जुडिशियल रिफॉर्म किए इन्होंने, वॉन हास्टिंग ने। ठीक है, दस्तक को अबोलिश किया। फर्स्ट मराठा वॉर हुआ इनके टाइम पे और सेकंड मैसूर वॉर हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि ये डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है। देन उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, तो उन्होंने कॉर्नवालिस कोड दिए जिसमें उन्होंने जुडिशियली रिफॉर्म किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, पुलिस रिफॉर्म किए। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इनके टाइम पे। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इन्होंने दी। इनकी एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट, वो इनके टाइम पे आया। देन जॉन शोर के टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया 1793 का फर्स्ट चार्टर एक्ट आया इनके टाइम पे। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। देन लॉर्ड वेलेस्ली आए। लॉर्ड वेलेस्ली ने का जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इवेंट, वो है उनकी सब्सिडियरी अलायंस, और हैदराबाद उसको ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट बना। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इनके टाइम पे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ इनके टाइम पे, और ये अपने आप को बंगाल टाइगर बोलते थे। ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके टाइम पे। देन जॉर्ज बॉर्लो के टाइम पे व्हाइट म्यूटिनी हुई, इंपॉर्टेंट इवेंट, और कॉर्नवालिस कोड जो है वो बनाने में हेल्प किया था जॉर्ज बॉर्लो ने। देन लॉर्ड मिंटो के टाइम पे चार्टर एक्ट 1813 आया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया था इंडिया में। ट्रेड की जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको एंड कर दिया था लगभग मोनोपोली को इस एक्ट ने। देन लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे नेपाल वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ सोगाली हुई। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ इनके टाइम पे, और रोयतवारी सिस्टम इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया, और वो मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो था बर्मीज वॉर, और उसमें ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबु। तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवा दी हैं, और इससे अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने लेक्चर्स में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट और इस सीरीज में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे हम। ही वॉज द लास्ट। इनके बारे में एक तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड विलियम बेंटिंक वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। एक्चुअल में जो इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन बोला जाता है। देन इन्होंने अबोलिश किया सती को, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था राजा राम मोहन रॉय ने। देन इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया 1829 में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सती
प्रथा जो बैन की गई थी, प्रोहिबिट की गई थी, वो कौन सी ईयर में थी, और फीमेल इन्फेंटिसाइड कौन सी ईयर में बैन हुआ था, और ये भी पूछ सकते हैं कि किसके टाइम पे बैन हुआ था। देन ठगी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था इनके टाइम पे, जो इन्होंने ठगी का सप्रेशन किया था, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। एक्चुअल में इनके टाइम से पहले के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और ये भी जब ये भी आए, उस टाइम पे ठग्स काफी एक्टिव थे, तो उन ठग्स के सप्रेशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसमें इनकी हेल्प की थी विलियम सिलमैन ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में, हु हेल्प्ड विलियम बेंटिक इन द सप्रेशन ऑफ ठगी, तो विलियम सिलमैन। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए हु सप्रेस्ड द ठगी, तो ऑप्शन में अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है तो आपको विलियम सिलमैन मिलेगा, और ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1813 में ठगी के सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी इनकी, और नॉन एग्रेशन की पॉलिसी थी। जैसे हमने पढ़े थे थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जॉन शोर, उनकी पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी, ठीक है, कि एक्सपेंशन नहीं चाहते थे वो, कोई भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस थी, ठीक है, वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, तो ऐसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक की कोई भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी, कोई इंटरवेंशन नहीं किया उन्होंने, किसी भी जो लोकल किंगडम है उनके साथ ज्यादा कुछ उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, जैसा कुछ चल रहा था वैसे ही उन्होंने चलने दिया, और रिफॉर्म्स पे इन्होंने ध्यान दिया था, ठीक है। देन इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, चार्टर एक्ट या रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1833, इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट एक हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था अब तक, उसको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया अब, ठीक है। तो ये हुआ था विद द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833। ये एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1772 तक बंगाल में गवर्नर होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ठीक है, और साथ में गवर्नर ऑफ मद्रास होता था और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था। तो ये 3 गवर्नर थे जिनके पास इक्वल पावर होती थी, और ये तीनों कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो ब्रिटेन में बैठे थे उनको रिपोर्ट करते थे। देन एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया 1773 से, जिसमें क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बदल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर ऑफ मद्रास को और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को। और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ ये रिपोर्ट करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बाकी दोनों उसको रिपोर्ट नहीं करते थे, बाकी दोनों जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करने लग गए थे, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे बैठने वाला पहला पर्सन जो था वो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग था, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। देन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और 1833 तक यही चीज चली, और 1833 में इस पोजीशन को, जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी भी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे वो दोनों इनके सबऑर्डिनेट थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी तक चला है, ये इवोल्यूशन हुआ है इस पोस्ट का। एक्चुअल में ये कुछ नहीं था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश थी, सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा था। उस सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1773 में, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम पीक पे पहुंचा 1833 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो था उसकी शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और वो अपने पीक पे पहुंचा 1883 में। नाउ क्या क्या मेन इवेंट हुए इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, वो देखते हैं। पहला मेन इवेंट तो यही था, पहला मेन फीचर जो इसका था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा बनने वाले पहले पर्सन थे, ठीक है। देन जो मैंने बताया कि 1833 का एक्ट आते आते जो सेंट्रलाइजेशन था, जो वो पीक पे पहुंच गया था, जो 1773 में सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट हुआ था, वो सेंट्रलाइजेशन 1833 तक आते आते पीक पे पहुंच गया था। पीक पे कैसे पहुंचा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया। अब इन लोगों के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, ना ही गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास और ना ही गवर्नर ऑफ मद्रास के पास। जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। देन नेक्स्ट क्या फीचर था इसका, जो भी लॉ बनाए जाते थे इस एक्ट के आने से पहले उनको रेगुलेशन बोला जाता था। जो भी लॉ बनाए जाते थे
इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के आने से पहले उनको रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन इसमें एक प्रोविजन डाला गया कि अब से जो भी लॉ बनाए जाएंगे उनको एक्ट बोला जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसका। देन एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी, जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी थी वो बिल्कुल एंड हो गई इस एक्ट के आने के बाद। अब कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। हमने देखा था चार्टर एक्ट 1813 जब आया था तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड किया था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड इन इंडिया। ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड इन इंडिया को छोड़ के जो भी कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट 1813 में एंड हो गई थी। और चार्टर एक्ट 1833 जब आया, ठीक है, ये इस सीरीज का थर्ड चार्टर एक्ट था। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, दूसरा आया 1813 में और तीसरा आया 1833 में। तो इस थर्ड चार्टर एक्ट में कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको बिल्कुल एंड कर दिया। अब कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के काम कर रही थी इंडिया में। देन इस चार्टर एक्ट 1833 में एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई सिविल सर्वेंट्स के लिए, कि कोई भी सिविल सर्वेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ओपन कंपटीशन होगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोज किया, उसका विरोध किया, इसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाया, ठीक है। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था चार्टर एक्ट 1833 का, कि पहली बार एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। कहां इंट्रोड्यूस किया गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसकी जो काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसा बनने वाला जो पहला लॉ मेंबर था वो था लॉर्ड मैकुले। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी उसका पहला लॉ मेंबर जो था वो लॉर्ड मैकॉले था। एक्चुअल में अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे इस एक्ट के आने के बाद। जो उनकी काउंसिल में एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, और ये लॉ मेंबर जो था वो लॉर्ड मैकॉले था। नेक्स्ट और देखते हैं कि और क्या क्या हुआ विलियम बेंटिंग के टाइम पे। इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास किया गया और उससे जो है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इंडिया की। ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अंडर हुआ। देन अबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, जो हमने इससे पहले हमने किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाई थी। एक पटना में बनाई थी, एक मुर्शिदाबाद में, एक कलकत्ता में और एक ढाका में। ये 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इन्होंने। तो ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो थी इनको अबोलिश कर दिया गया किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनको अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। देन लोकल लैंग्वेज डाली गई लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट में लोकल लैंग्वेज का यूज होता था और हायर कोर्ट में इंग्लिश का यूज होने लगा, ठीक है। पहले हायर कोर्ट में पर्शियन का यूज होता था। हायर कोर्ट में पर्शियन का यूज स्टार्ट किया था वॉरेन हास्टिंग ने, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और उसको पर्शियन को बदल के इंग्लिश कर दिया, वो कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लोअर कोर्ट में जो था वो लोकल लैंग्वेज रहती थी। और ये इंग्लिश आज भी हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है एक तरह से, ठीक है। तो ये प्रोविजन यहां से स्टार्ट हुआ था और ये अभी तक चल रहा है कि हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन मेनली यूज किया जाता है। देन और क्या मेन इवेंट रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक ट्रीटी की जिसको बोलते हैं परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये पूछा जाता है कि ये परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। किसके साथ की थी? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कौन थे? महाराजा ऑफ पंजाब, पंजाब के महाराजा थे। उनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक ट्रीटी की जिसको बोलते हैं परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इस ट्रीटी को इंडस नेविगेशन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत जो सतलुज रिवर है वहां पे वो नेविगेशन के लिए ओपन कर दी गई थी, कि उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेविगेट कर सकती थी। अगर उसको ट्रेड को अपना ट्रेडिंग को कोई भी जो सामान है उसको इधर उधर लेके जाना होता था तो वो लेके जा सकते थे। तो इस ट्रीटी को इंडस नेविगेशन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं और परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी,
ठीक है, वो अलग है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, 1960 में। ये हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या था, जो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडस रिवर है और ये इसकी 5 मेन ट्राइब्यूटरी हैं। और भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो जो ये रिवर है इंडस, झेलम और चिनाब, इनके 80% जो पानी है उसको पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर को इंडिया यूज करेगा। ये ट्रीटी थी। और इन रिवर्स के मोस्टली वाटर को इंडिया यूज करेगा। रावी, ब्यास और सतलुज के मैक्सिमम वाटर को इंडिया यूज करेगा। इंडस, झेलम, चिनाब के मैक्सिमम वाटर को पाकिस्तान यूज करेगा। ये थी इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ट्रीटी हैं। इंडस नेविगेशन ट्रीटी पूछा जाए तो वो रंजीत सिंह के साथ की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और इंडस वाटर ट्रीटी पूछा जाए तो वो 1960 में की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ। और इस ट्रीटी में को क्रैक किया था वर्ल्ड बैंक ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी इस ट्रीटी को करने में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड है तो मैंने यहीं पे बता दी। देन और क्या हुआ इनके टाइम पे, इनके टाइम पे जो पहले लॉ मेंबर बने थे लॉर्ड मैक्यूले, ठीक है, उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये 1935 में दी थी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डिटेल में कि ये क्या थी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसी टाइम पे लॉर्ड मैक्यूले ने मिनट्स ऑन एजुकेशन दिया था। मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835 पे दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये मिनट्स ऑन एजुकेशन किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकेले ने दिया था। और इसी का एक पार्ट था ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल में देखेंगे। देन और क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अबोलिश किया डबल भत्ता। डबल भत्ता क्या था, एक्चुअल में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ब्रिटिशर्स मीर जाफर की मदद से जीते थे। मीर जाफर जो है वो सेनापति थे नवाब सिराजुद्दौला के। तो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी 1757 में, तो ब्रिटिशर्स में रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था। जो इनके सेनापति थे नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनको अपनी तरफ कर लिया था ये लालच देके कि हम आपको नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। ठीक है, तो ये मीर जाफर ने एक तरह से गद्दारी की थी नवाब सिराजुद्दौला के साथ। तो उस वजह से ब्रिटिशर जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो जीत पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को नया नवाब बना दिया बंगाल का। और इसके एवज में मीर जाफर ने क्या किया, जो भी ब्रिटिश सैनिक थे उनकी सैलरी को डबल कर दिया था। तो उसको बोलते हैं डबल भत्ता। तो ये डबल भत्ता चलता रहा और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आके इस डबल भत्ते सिस्टम को एंड कर दिया था। ठीक है, देन इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक और इंपॉर्टेंट चीज किया था। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज 1835 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या हुआ इनके टाइम पे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था। एक्चुअल में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि क्या हम इंग्लिश को इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उस कमेटी का हेड बनाया है उन्होंने लॉर्ड मैकेले को। और सेम जैसे आज भी ये प्रथा चलती है कि कोई कमेटी बनती है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो इन्होंने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का नाम रखा गया मिन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। मिन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन उसका नाम रखा गया था। ठीक है, देन इसने जो ये मिन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन थे तो इन्होंने क्या रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि एजुकेटिंग इंडियंस थ्रू इंग्लिश, की जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश सिखाया जाए। ठीक है, और दूसरा इस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो इंडियन लैंग्वेज है उनको भी इनरिच किया जाए ताकि जो यूरोपियंस हैं वो भी इनसे कुछ ना कुछ सीख सके। तो इन्होंने ये दोनों चीजें सजेस्ट की थी कि इंडिया में अंग्रेजी चलाओ, इंग्लिश लगाओ।
ठीक है, इंडियन पर्सन को एजुकेट करो इंग्लिश में, ठीक है, ताकि यहाँ पे बेसिक पर्पज क्या था इसका कि जो ब्रिटिशर्स थे, अब उनके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे नीचे वर्क करने के लिए, वो लोग इंग्लिश जानते थे, और जो लोकल पर्सन थे वो लोग इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज जानते थे अपने अपने एरिया की। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। कम्युनिकेशन गैप की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए इस इंग्लिश को एज ए एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बेसिक रीजन था इसको इंट्रोड्यूस करने का, जो भी कि ये इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, उनमें कुछ इंग्लिश को कुछ इंडियन पर्सन को इंक्लूड कर लिया जाए। इंडियन पर्सन इंक्लूड होंगे, हम उनको इंग्लिश सिखा देंगे, और वो अपने से नीचे में के जो पर्सन हैं, जो लोकल पर्सन है, वो उनकी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो वो उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे और हमारे साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेन कुछ अपर बोल सकते हैं कि अपर इंडियन क्लास पर्सन थे, उनके लिए ये प्रोविजन किया गया था कि हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे, वो लोकल पर्सन्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, और वो हमारे साथ भी इजीली, ब्रिटिशर्स के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिस्टम एक बनाया गया था, और इसी को बोला जाता है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है लॉर्ड मैकेले की, वो यही थी कि सभी को ना सिखा के कुछ को सिखा दिया जाए, ठीक है, और वो अपने आप नीचे वालों से बातचीत कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो इसके अंदर ही सजेस्ट की गई थी माइन्यूट ऑन इंग्लिश इंडियन एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो जब ये रिपोर्ट दी इन्होंने, रिपोर्ट में ये प्रोविजन बनाए, प्रोविजन के बेस पे गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन पास किया 1835 में, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, और साथ में इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। ठीक है, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिया में आज भी चल रहा है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आफ्टर क्लास 6। ठीक है, तो ये प्रोविजन यहां से स्टार्ट हुआ था 1835 में, और लॉर्ड मैकेले ने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा कि क्या डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी था। ठीक है, तो उसमें बाकी आप इसमें जो गिवन है ये पढ़ लेना कि क्या उसके बारे में जो भी था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ऊपर ब्रिटिशर्स जो होते थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मेन अपर क्लास इंडियंस थे, कि हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे। उनको इंग्लिश सिखाएंगे तो दो चीजें होंगी कि वो लोअर क्लास जो पर्सन हैं या लोअर इंडियन पर्सन हैं, लोकल पर्सन हैं, या उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और इस तरह से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला पाएंगे। और दूसरा, जब कोई भी चीज अपर क्लास में आती है तो ऑब्वियसली बात है कि लोअर क्लास उसको कॉपी करना चाहता है, तो इस तरह से ग्रास रूट लेवल तक इंग्लिश ऑटोमेटिकली चला जाएगा विद टाइम। ये इनकी सोच थी, तो इस सोच के साथ इन्होंने ये इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। देन एक कंसेप्ट आता है महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था आर.एम. बार्ड ने। ठीक है, आर.एम. बार्ड ने ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन इस लैंड रिवेन्यू सिस्टम को किसकी गवर्नर जनरलशिप में स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करने वाले थे आर.एम. बार्ड। कहां स्टार्ट किया गया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब में, सेंट्रल प्रोविंस में। ठीक है, होता क्या था बेसिकली इस सिस्टम में? इसमें क्या था कि ऊपर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, और नीचे महल बनाए जाते थे। महल बेसिकली ये बोलते थे, महल और महल विलेज कम्युनिटी को, मतलब मल्टीपल विलेज को के ऊपर एक एक पर्सन बैठा दिया जाता था। वो पर्सन इन विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करता था, रिवेन्यू कलेक्ट करता था, और डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पास आउट कर देता था। ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया था। इसमें मिडलमैन को हटा दिया गया था। मिडलमैन जो बेसिकली थे वो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर थे। ठीक है, मिडलमैन, उसके बाद में हमने रियोतवारी सिस्टम पढ़ा, उसमें भी मिडलमैन नहीं है, और महलवारी सिस्टम में भी मिडलमैन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये सारे के सारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम को दोबारा से। हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। पहला लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने चलाया था वो था इजरादारी सिस्टम, और इसको चलाने वाले थे वॉरेन हास्टिंग। बेसिकली इसको स्टार्ट किया था शाहजहां ने, लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसको 1772 पे में वॉरेन हास्टिंग ने स्टार्ट किया था लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एक तरह से टैक्स कलेक्शन का वे था ये। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी उसको दी जाती थी जो हाईएस्ट बिड लगाता था। जो पर्सन ये बोलता था कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके दूंगा पीजेंट से,
किसानों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके दूंगा, उसको ही कलेक्शन की रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती थी। ये था इजरादारी सिस्टम जो वारन हास्टिंग्स ने चलाया था 1772 में। उसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश कंपनी होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर लैंडलॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया, लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के नीचे पीजेंट्स होते थे। तो ये इसमें क्या किया जाता था, रिवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बोलती थी कि लैंडलॉर्ड्स को कि आप रिवेन्यू फिक्स करो और पीजेंट से कलेक्ट करो, कलेक्ट करके जितना भी टोटल रिवेन्यू आएगा उस रिवेन्यू का 10/11 आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे और 1/11 जो है वो आप खुद रख लेंगे, वो लैंडलॉर्ड्स को अपने पास रखना होता था। ये था परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का। देन उसके बाद रियोतवारी सिस्टम आया 1820 में थॉमस मुनरो का। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्ट रियोत बोलते थे पीजेंट्स को। ठीक है, पीजेंट से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती थी। तो बीच में जो बिचौलिया मिडलमैन का सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का, वो हटा दिया गया था। ठीक है, सिमिलरली महलवारी सिस्टम आया फिर जेम्स थॉमस का और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इसको इंट्रोड्यूस किया था R.M. बार्ड ने बेसिकली। ठीक है, इस सिस्टम में क्या किया गया, एक एक पीजेंट से ना कलेक्ट करके रिवेन्यू, पीजेंट से ग्रुप बना दी गई कुछ कि ये ग्रुप है। ठीक है, इसमें काफी सारे पीजेंट्स होंगे हर एक ग्रुप में। ठीक है, और इनको एक एक ग्रुप को बोल दिया गया महल। ठीक है, और ये महल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। ये सिस्टम था महलवारी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैंने लगा दी है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सो ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे जो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, इसी के साथ हमने टोटल जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए वो सारे के सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके टाइम पे जो भी मेन इवेंट हुए उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि तब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 7 थी सीरीज का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो नीचे लिख के बता सकते हैं, हम उसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।